नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ अपराध की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जितने भी प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। जैसा कि रोजाना शाम 7:30 बजे कहानी हमारी आती है और जितने भी साथी कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं या उनकी एनिवर्सरी होती है, जन्मदिन होता है, तो हम अपने साथियों के साथ, व्यूअर सब्सक्राइबर के साथ, अपना जो विश्व वारदात तक का यह परिवार है, सभी के साथ मैं शेयर करता हूँ, विश करता हूँ। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। एक मजदूर जो दिन रात मजदूरी करता था, कई कई दिनों तक घर से गायब रहता था, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ताकि उसकी पत्नी काफ़ी खुश रहे। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी को एक लत लग जाती है, और लत इस कदर लग जाती है कि पूरे परिवार की, एक नहीं बल्कि दो दो परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। दरअसल साथियों, उस महिला का कत्ल हो जाता है, और कत्ल एक दो टुकड़ों में नहीं बल्कि 10 टुकड़ों में होता है। और इतना खौफनाक तरीके से कत्ल किया जाता है कि पुलिस को जांच पड़ताल करने में और उसको पता लगाने में करीब 3 महीने लग जाते हैं। और जब उसके बाद पुलिस कत्ल का पर्दाफाश करती है, तो जो हकीकत निकलकर लोगों के सामने आती है, उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। साथियों, हमारे समाज में तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, और 99% केसों में अक्सर अवैध संबंध का हिस्सा होता है। यानी कि अवैध संबंधों के कारण 99% केस प्रेम संबंधों के कारण होता है। तो आते हैं आज की कहानी में। आखिर ऐसा क्या हुआ महिला के साथ कि उसकी कई टुकड़ों में लाश मिली, और एक कुत्ते ने बड़ी अहम भूमिका इसमें निभाई। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की। बालोद जिले में एक जगह लगती है अमलीडीह। अमलीडीह के पास एक जलाशय है, गोंदली जलाशय नहर। गोंदली जलाशय नहर के पास 13 मार्च की सुबह एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। तभी वह देखता है कि एक कुत्ता हाथ में, अपने मुंह में एक हाथ लिए दौड़ता हुआ आ रहा है जंगल की तरफ से, नहर के पास से। तभी व्यक्ति को कुछ शक होता है। जब कुत्ते को ध्यान से देखता है तो वह डर जाता है। दरअसल कुत्ते के मुंह में एक व्यक्ति का हाथ रहता है, और जब उस हाथ को, खून लगे हाथ को जब वह देखता है तो वह शर्म रह जाता है। अब वहाँ से डर कर भागने लगता है और जाकर लोगों को बताता है कि जंगल के पास, नहर के पास एक कुत्ता, आवारा कुत्ता, जो कि एक किसी व्यक्ति या महिला का हाथ लेकर घूम रहा है, उसे नोच रहा है। अब देखते ही देखते वहाँ कई कुत्ते भी मौजूद हो जाते हैं, और लोग अब वहाँ भागने लगते हैं कि आखिर किसकी लाश है वहाँ पर, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और फौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब मौके वारदात पर एक थाना लगता है, डोंडी लोहरा थाना। डोंडी लोहरा थाना की पुलिस वहाँ पहुँचती है, और पहुँचने के बाद मौका वारदात पर जाकर देखती है तो कुत्ते कुछ एक बोरी को नोच रहे थे नहर के पास। अब पुलिस कुत्तों को हटाती है, और हटाकर जब उस बोरी के पास जाती है तो देखती है कि बोरी में कटा हुआ हाथ, कटा हुआ सिर और कटा हुआ सीने के नीचे का जो कमर का हिस्सा होता है, वह सब बरामद होता है, लेकिन पैर बरामद नहीं होता है। अब पुलिस डॉग स्क्वाड बुलाती है, और डॉग स्क्वाड की मदद से चारों तरफ जंगल के आसपास छानबीन करती है। जब छानबीन करती है तो पुलिस को 200 मीटर दूर, जहां पर बोरे में लाश मिली थी, उससे 200 मीटर दूर, नहर से 200 मीटर दूर जंगल में एक बोरी में 2 पैर बरामद होते हैं। अब पुलिस जब पूरी बॉडी को एकत्रित करती है तो पता चलता है कि यह किसी महिला का है। अब यह तो पता चल जाता है किसी महिला का है, लेकिन किस महिला का है, यह एक सवाल था। अब पुलिस वहाँ से बॉडी को लेकर, और जो वहाँ पर महिला के कपड़े रहते हैं और जो सामान रहता है उसे लेकर, पुलिस अब बॉडी को मोर्चरी हाउस में रखवा देती है। मोर्चरी हाउस में रखवाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल था, लोगों के पास यह सवाल था कि आखिर वह महिला कौन है जिसका कत्ल हुआ है, वो भी कई टुकड़ों में। और एक और सवाल था कि कत्ल क्यों किया है, किसने किया है। अब कई सवाल थे। अब पुलिस तहकीकात शुरू करती है। अब आसपास जितने थाने रहते हैं, सभी थानों में उस
महिला का जो फोटो रहता है जिससे पहचान हो सके वह भेजा जाता है, ताकि कहीं थाने में कोई गुमशुदगी दर्ज कराई गई होगी तो पता चलेगी कि आखिर यह महिला कौन है। और पुलिस आसपास जो भी जहाँ भी सीसीटीवी फुटेज रहते हैं उस रास्ते पर, उस जगह पर, किसी के घर के आसपास सारे सीसीटीवी फुटेज तलाश करती है, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। अब उधर रास्ते पर आने जाने वाले रास्ते पर सीसीटीवी लगे थे, लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं चलता है। अब शातिर अपराधी जो भी था काफ़ी शातिर था। अब पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है, लेकिन कई महीने हो जाते हैं, 1.5-2 महीने हो जाते हैं, कहीं से कोई गुमशुदगी की किसी महिला की रिपोर्ट नहीं आती है। अब पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। अब पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाती है और बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर उसका दाह संस्कार करा देती है, सैंपल वगैरह लेकर। उसका जो सामान रहता है जैसे पायल, हाथों में कंगन, उन सब चीज़ों को रख लेती है। अब पुलिस के पास एक दिन एक खबर आती है, पता चलता है कि एक थाने के अंतर्गत एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी कई दिनों से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, उसकी बेटी कहीं गायब है और उसका पति गुमसुम रहता है, वह उस हालत में नहीं है कि वह कुछ कह सके। अब पुलिस फौरन ही उस फोटो को लेकर पहुंचती है डोंडी लोहरा थाना के एक जगह लगती है बकरी टोला। बकरी टोला गांव में जब पहुंचती है तो उस लड़की की माँ को फोटो दिखाती है। जब फोटो दिखाती है तो लड़की की माँ को फोटो देखते ही लड़की की माँ उसे पहचान करती है, पहचान कर बताती है कि साहब यह मेरी बेटी है, किसने ऐसा किया है, जिसने भी किया होगा भगवान उसे उठा लेगा। अब वह तरह तरह की बददुआएं देने लगती है, रोने लगती है, तड़फने लगती है। अब पुलिस कुछ और सामान थे जो हाथों में कंगन, पैरों की पायल, सारा कुछ दिखाती है तो यह क्लियर हो जाता है कि यह बॉडी उसी लड़की की है। लड़की का नाम परमिला रहता है, उम्र 35 साल रहती है। अब पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है। अब पुलिस पता करती है कि इस लड़की की ससुराल कहाँ है। उसकी माँ बताती है कि लड़की की जो ससुराल है वह पास में ही एक गांव है, उसी गांव के पास उस महिला का जो ससुराल है और उसके पति का नाम ध्रुव है। ध्रुव एक नौकरी करता है, बेरोजगारी में, रोजगार नहीं मिल रहा था तो वह व्यक्ति ध्रुव मजदूरी करता था। अब 10वीं पास ध्रुव अपना काम धाम में व्यस्त रहता था, कई बार शहर से बाहर चला जाता था तो कई कई महीनों बाद आता था। इधर पत्नी घर पर अकेले ही रहती थी। लेकिन इसी बीच पुलिस अब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि महिला का एक व्यक्ति, एक साहूकार जिसका नाम दीपक रहता है। दीपक एक छोटा मोटा बिजनेसमैन रहता है और उसी के यहाँ पहले जो ध्रुव रहता है, मृतक महिला का पति काम किया करता था। अब पुलिस को पता चलता है कि इसका किसी से प्रेम संबंध है, एक नहीं बल्कि कई लोगों से प्रेम संबंध चलता है और गांव में इसकी चर्चाएं भी हैं। अब पुलिस लोगों से पूछताछ करती है लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच पता चलता है कि सबसे ज़्यादा आने जानों में दीपक साहू, जो अक्सर कर उसके घर आता जाता था, उसे लेकर घूमता भी था। और इधर पति ध्रुव जो है अपने काम में व्यस्त रहता था, मजदूरी करता था अपने परिवार को चलाने के लिए। अब पुलिस जब शाहू को गिरफ्तार करती है, दीपक साहू को गिरफ्तार करती है और शक के बुनियाद पर पूछताछ करती है तो दीपक साहू एक ऐसी हकीकत बताता है जिसको सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साथियों, कुछ साल पहले आज से जो उसका पति ध्रुव रहता है वो उसके यहाँ गाड़ी चलाने का काम किया करता था और वहाँ पर उसकी जो दुकान थी उसका देख रेख किया करता था। अब शाहू के घर वह काम किया करता था, यानी कि नौकर का काम किया करता था, अपना नौकरी करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि अब उसके घर पर आना जाना काफ़ी हो रहा है। अब उसका मालिक कभी कभी ढूंढते हुए उसके घर आ जाता था। इसी तरह एक दिन अब उसका मन नहीं लगता है ध्रुव का, वहाँ पर वह काम नहीं करना चाहता था। अब वह अपने मालिक को मना करता है और मना करने के बाद अब वहाँ से वह काम छोड़ देता है और शहर से, अपने गांव से बाहर शहर चला जाता है काम के लिए। अब काम के लिए ध्रुव जब बाहर चला जाता है तो एक दिन उसका मालिक उसे ढूंढते हुए उसके घर जाता है।
जब उसके घर जाता है तो देखता है कि उसकी बेहद ही खूबसूरत सुंदर सी औरत उसके घर से निकल रही थी। और वह जब उस औरत से पूछता है दीपक साहू कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, ध्रुव कहाँ है, तो वह बताती है कि वह तो आजकल बाहर मजदूरी करते हैं, बाहरी काम धाम करते हैं, घर पर बहुत कम आते हैं। अब उस महिला को देखने के बाद वह व्यक्ति बैठता है और पानी की मांग करता है। महिला पानी लेकर आती है, परमिला पानी पिलाती है और पानी पिलाने के बाद अब दीपक साहू की नज़र उसके पूरे शरीर पर पड़ती है। जब उसकी वह बदन को देखता है तो वह सोचता है कि क्यों ना इसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया जाए। अब वह पूछता है कि घर में सब कुछ सही सलामत है, कोई कमी हो तो बताओ, मैं भी तुम्हारा अपना ही हूँ, अपना ही समझो। अब महिला कहती है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ घर में है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब घर की हालत इतनी ख़राब थी देख करके दीपक साहू उस महिला को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पति का मालिक हूँ, जहाँ वो पहले काम किया करता था। तो वो पहचान जाती है कि अच्छा आप दीपक साहू हैं। तो हाँ, चाय बनाती है, चाय पिलाती है और कहती है कि ठीक है आते जाते रहिएगा। अब दीपक साहू मौके का फ़ायदा उठाकर अब अक्सर उधर से आने जाने लगता है और आते जाते कभी कोई सामान उसको दे दिया करता था। अब एक दिन वह बातचीत करने के लिए उसके घर जाता है, बैठता है, बैठकर बातचीत करता है और बातों ही बातों में उसका हाथ पकड़ लेता है। जब परमिला का हाथ पकड़ता है तो परमिला भी उसे रोक नहीं पाती है। अब उसे उसका फ़ायदा उठाकर दीपक साहू कहता है कि देखो तुम्हारा पति मजदूरी करता है और मैं शाहूकार हूँ, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हें खुश रखूँगा और तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। और तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, प्यार करने लगा हूँ। अब जैसे ही यह बात वह सुनती है वह भी हाँ कर देती है और फिर अपने ही घर में अपने पति के मालिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब कई घंटों के बाद मालिक वहाँ से चला जाता है। अब आए दिन रात रात को वो उसके घर पर आता था, उसके साथ रातें गुजारता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई बार वह उसकी पत्नी को बुलाकर अपने घर पर दुकान पर ले जाकर जब कोई नहीं रहता था तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और वहीं पर उसे लेकर रहता था और सुबह होते ही लाकर उसे घर छोड़ दिया करता था। अब कई लोग उसे आते जाते देखते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उसका पति एक दिन आता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर दीपक साहू आता जाता है। अब इधर पत्नी कहती है कि आपके मालिक बहुत अच्छे हैं, हमेशा घर आते हैं, हाल चाल लेते हैं, कभी कभी आप पैसे भी दे दिया करते हैं। अब ध्रुव काफ़ी नाराज़ होता है कि जब मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें किसी और के पैसे की क्या ज़रूरत है। अब वो अपने पत्नी पर शक करने लगता है, पत्नी को मना करता है कि तुम उससे दूर रहो, लेकिन पत्नी उससे झगड़ा करने लगती है। अब ध्रुव नाराज़ हो जाता है और फिर शहर जाता है तो अब कई महीनों तक शहर में ही रहने लगता है। अब वह उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो अपने कामों में मशगूल रहता, जो पैसा कमाता अपने पास ही रखता, घर पर बहुत कम आता जाता, घर पर बहुत ही कम फ़ोन करता। अब इधर उसकी पत्नी एक दिन करीब 12 मार्च को दीपक साहू उसे फ़ोन करता है और कहता है तुम तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। अब तैयार करने के बाद उसकी पत्नी को लेकर वो अपने दुकान पर जाता है और दुकान पर जाने के बाद चारों तरफ जब सभी लोग सो जाते हैं रात करीब 10 बजे, तो वहाँ पर वह पार्टी करता है, मटन बनाता है, दारू लाता है, पार्टी करता है और उस महिला के साथ परमिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद अब उसे छोड़ने के लिए उसके घर लेकर आता है। जब मालिक के साथ परमिला घर आ रही थी तो घर छोड़ने के बाद वह रास्ते में जा रहा था। शाहू इतने में नशे में था कि उसे फिर से अपनी प्रेमिका की याद आने लगती है। अब फिर से उसे वह फ़ोन करता है और वापस बुला लेता है। वापस बुलाने के बाद परमिला को वह कहता है कि एक काम करो कि और पैक बनाओ। वह पैक बनाती है और वह कहता है कि तुम भी पियो। अब वह ज़बरदस्ती अपनी प्रेमिका को पिलाता है, परमिला को, और खुद भी पीता है। पीने के बाद अब दोनों वहीं सो जाते हैं। सोने के बाद अचानक से रात में दीपक साहू की आंखें खुलती है तो वह देखता है उसकी प्रेमिका किसी और से फ़ोन पर बातें कर रही है। जब वो प्रेमिका को बातें करते हुए देखता है तो वो चिढ़ जाता है। अब वह उसे बुलाकर उसका फ़ोन चेक करता है तो उसमें किसी व्यक्ति का नंबर था। वो अपने पति से बात नहीं कर रही थी। तभी वो उससे पूछताछ करने लगता है और परमिला अजीब सजीब उसे जवाब देने लगती है। अब उस दोनों में किसी और से बात को लेकर के अब दीपक साहू को लगता है कि उसका किसी और से भी अवैध संबंध है
अब उसे लेकर के वह झगड़ा करने लगता है, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, वाद विवाद होने लगती है। इसी बीच परमिला कहती है कि मैं किसी से भी बात करूं, आपसे क्या लेना देना है, आप खुद मुझसे मोहब्बत करते हो, ठीक है, मैं किसी और की पत्नी हूँ और मैं किसी और से बातें कर रही थी तो ज़रूरी नहीं है कि वह मेरा प्रेमी ही हो, मैं आप ही से प्यार करती हूँ, इसीलिए आपके साथ खुलकर मैं रहती हूँ। अब इधर वह आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने के बाद गुस्से में किचन में जाता है, किचन से एक सब्जी काटने वाला हंसिया लेकर आता है और हंसिये से उसके गले पर वार कर देता है। अब परमिला अभी संभल पाती, उसके गले से खून बहने लगता है और एक के बाद एक जो साहू रहता है, दीपक साहू मालिक, वह कई बार वार करता है और फिर उस हंसिये से उसका गला काट देता है और शरीर के कई टुकड़े कर 2 बोरियों में भरता है। 2 बोरियों में भरकर वह बाइक से ले जाकर नहर के जो नहर रहती है, गोंदली नहर जलाशय, वहीं पर ले जाकर एक बोरी को फेंकता है और एक उससे कुछ दूरी पर ले जाकर जंगल में फेंक देता है, यानी कि 200 मीटर दूर। अब पुलिस सब पर्दाफाश करती है तो यह हकीकत लोगों तक पहुंचती है, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। तो लोग सुनकर बड़े हैरान थे कि एक महिला का पति मजदूरी करता और अपने मजदूर पति को धोखा देकर किसी और से प्रेम संबंध रखती थी, बल्कि एक नहीं कई लोगों से बातें करती थी। अब पुलिस एक और जब खुलासा करती है तो पता चलता है कि उस रात वह गांव के ही एक व्यक्ति से बातचीत कर रही थी, वह भी उसका प्रेमी था। अब पुलिस सारे खुलासे करती है और दीपक साहू की जितनी भी बातें थी, बातों को रिकॉर्ड करती है और रिकॉर्ड करने के बाद सबूत के तौर पर सारे सामान को इकट्ठा कर और साहू अपना जुर्म कबूल करता है कि हाँ, मैंने ही मारा है, मुझसे कई लाख रुपए इसने ऐंठे हैं और मैं अपने परिवार को छोड़कर इसी की देख रेख करता था। परिवार में भी लोग जानते थे, चारों तरफ मेरी बदनामी भी हो रही थी और उसके लिए मैं बदनामी भी चाहता था, लेकिन यह मुझे छोड़कर मुझे धोखा दे रही थी और किसी और से मोहब्बत लगा बैठी थी। इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैं नशे में इसका कत्ल कर दिया। अब 3 महीने बाद जब इसका खुलासा होता है, इस केस को खुलासे करने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। उधर पति अभी काम पर ही था। जब पति को पता चलता है तो वह बेचारा घर आता है और घर आने के बाद गुमसुम पड़ा रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। अब एक नहीं बल्कि 3-3 परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अब साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सत्येंद्र कन्नौजिया है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। इंद्रजीत शर्मा हैं, चुहारचक मोगा पंजाब के रहने वाले हैं। इंद्रजीत जी, आपका कमेंट काफ़ी अच्छा लगा। राहुल सिंह हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। KM राय हैं, यह राजस्थान के रहने वाले हैं। नाना करमे हैं, विक्रांत कुमार सिंह हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आप इतना प्यारा कमेंट करते हैं और मेरा उत्साह बढ़ाते हैं ताकि मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूँ। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।